आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का हमेशा ऋणी रहेगा क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 से 18 करने का निर्णय हुआ था और देश की युवा पीढ़ी को इसका योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया था। हमारे देश ने गठबंधनों की सरकारें देखी, पीपी सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी, और बाद में एक सिलसिला चला। लंबे अरसे से एक दिशा में देश जा रहा था, आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसके आज देश को परिणाम मिल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन ने देखी। सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। और इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ है। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफल रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए और दुनिया के लोगों को आज भी आश्चर्य होता है। यह सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था। ये भी इसी सदन में हुआ। आज अनेक छोटी छोटी रीजनल पार्टियों का प्रतिनिधित्व हमारे देश की विविधता को, हमारे देश के एस्पिरेशंस का एक प्रकार से वो आकर्षक केंद्र बिंदु बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे, मोरारजी भाई वीपी सिंह। एक प्रकार से कांग्रेस में जीवन खपाया था, लेकिन एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी इसकी विशेषता थी। और हमारे नरसिम्हा राव जी, वो तो बिस्तरा गोल करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, निवृत्ति की घोषणा कर चुके थे, लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत देखिए, सदन की ताकत देखिए, वो प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल हमारी सेवा कर रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबकी सहमति से कठिन कार्य होते हुए हमने देखे हैं। 2000 की साल थी, अटल जी की सरकार थी। इसी सदन ने 3 राज्यों का गठन सर्व स्वीकृति से किया और बड़े उमंग उत्साह से किया। जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई
तो उत्सव छत्तीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया। जब उत्तराखंड की रचना हुई तो उत्सव उत्तराखंड ने भी मनाया, उत्सव उत्तर प्रदेश ने भी मनाया। जब झारखंड की रचना हुई तो उत्सव झारखंड ने भी मनाया, उत्सव बिहार ने भी बताया। ये हमारे सदन का सामर्थ्य, सब सहमति का वातावरण बना करके। लेकिन कुछ कड़वी यादें वो भी हैं कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही, और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया, न आंध्र उत्सव मना पाया। एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान सभा ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की परंपरा रही है। संविधान सभा ने उस समय अपना दैनिक भत्ता 45 रुपये से कम करके 40 कर दिया था। उनको लगा हमें इसको कम करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही सदन है कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी, जो बहुत कम पैसे में खाना मिलता था, इसी सदस्यों ने उस सब्सिडी को भी खत्म कर दिया और पूरा पैसा देकर के अब कैंटीन में खाते। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल में जब जरूरत पड़ी तो यही सांसद जिन्होंने एमपी लेड फंड को छोड़ दिया और देश को इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, कोरोना काल में इसी सदन के सांसदों ने अपने तनख्वाह में 30% कटौती की और उन्होंने देश के सामने आए हुए संकट में अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम गर्व से कह सकते हैं, ये सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पूर्वज जो सदन में बैठे थे वो भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहां जनप्रतिनिधित्व कानून में समय समय पर कठोरता बरती। नियम हमने ही लादे, हमने ही तय किया कि नहीं, जनप्रतिनिधि के जीवन में ये नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये जीवंत लोकतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण है और ये सदन ने दिया है, यही माननीय सांसदों ने दिया है और हमारी पुरानी पीढ़ी के सांसदों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि कभी कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जो वर्तमान सांसद हैं उनके लिए तो ये विशेष सौभाग्य का अवसर है। सौभाग्य का अवसर इसलिए है कि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी बनने का अवसर मिला है। कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्माण करने का एक नया विश्वास, नया उमंग, नए उत्साह के साथ हम यहां से विदाई लेने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी 7,500 जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके गौरवगान का पल है। इन दीवारों से हमने जो प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उसको लेकर जाने का है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही है। नेहरू जी के योगदान का गौरवगान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न करे। लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है हम सब ने अपने यहां सोच लें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में और इस अनुभवी माननीय सांसदों के सामर्थ्य से हम नई संसद में जब जाएंगे तो नए विश्वास के साथ जाएंगे
मैं फिर एक बार आज पूरा दिवस आपने इन पुरानी स्मृतियों को ताजा करने के लिए दिया, एक अच्छे वातावरण में सबको याद करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सबका आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन की ऐसी मधुर यादों को यहां हम जरूर व्यक्त करें ताकि देश तक पहुंचे कि सचमुच में ये हमारा सदन, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की गतिविधि सच्चे अर्थ में देश को समर्पित है, इसका भाव लोगों के तक पहुंचे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस धरती को प्रणाम करता हूं, इस सदन को प्रणाम करता हूं। भारत के मंदिरों से बनी हुई हर एक दीवार के हर एक ईंटे को प्रणाम करता हूं और पिछले 75 साल में भारत के लोकतंत्र को नया सामर्थ्य शक्ति देने वाले हर गुंज को, उस नाद ब्रह्म को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, all right, the patter on the tables, that was the Indian Prime Minister Narendra Modi speaking perhaps for one last time at India's older Parliament building. He went back decades, giving anecdotes from different leaders across India's 75 years of independence, coming right up to the 90s. He also spoke about how journalists have a special connection with this building. And of course, he's giving an emotional farewell to this building, as all the members of Parliament will now be congregating in the new Parliament building for India, which will see the first session being held tomorrow. This is, of course, all happening during the special parliamentary session, which has kicked off today, the 18th of September, right here in India. This is the 9th such special parliamentary session ever, which has been held in India's 75 years of history, of independent history. And only 8 times in the past have such special parliamentary sessions been held. There is a lot of speculation regarding what will be discussed. And the Indian Prime Minister, in his address to the media ahead of the parliamentary session, had noted, and he had said that this session will be invaluable. Now, if needed, PM Narendra Modi spoke to the press, and of course this is what I was just mentioning, outside the Indian Parliament as the special session kicks off in New Delhi. The much talked about 5-day session will begin with a discussion on the 75 years of Indian Parliament, which is the address we just heard from the Indian Prime Minister, as lawmakers bid farewell to the old building. So an emotional time. A lot of these members of Parliament have spent their entire office term right here in this building, but this is perhaps the last time that they will be coming together over here. Now, the new Parliament building, that is where India's history will be dictated now onwards. The new Parliament building, inaugurated in May this year, will host parliamentary sittings from tomorrow and henceforth. Not much is known about the agenda of the session. It is still being termed as a surprise. The Indian Prime Minister did mention that it is a short session. This special parliamentary session is going to last for 5 days. It is a short session, but will be invaluable. Now, what's on the table? There are hints, there are murmurs around it, but of course, we are going to bring you all the updates right here on WION The World is One. Now, the government wants 8 ending bills to be passed. This is one thing that is definitely being speculated. The legislations include one that seeks to downgrade the rank of election commissioners from that of Supreme Court judges to that of a cabinet secretary. The legislation also seeks to amend the appointment procedure as well as the conditions of service for the poll commissioners. The opposition, on its part, is skeptical of the government's true intentions with the session. There are a lot of murmurs about the one nation, one election being discussed. There are a lot of murmurs about the unified civil code being discussed. Of course, all that will be revealed in the hours and within the next 2 to 3 days itself. By tomorrow, we'll have complete clarity on what is on the agenda. Now, the Congress party says there is nothing on the disclosed agenda so far that demands a special session to be called. Now, the disclosed agenda or the listings which have been given out, it had a line at the end that mentioned that this is a non-exhaustive list, which makes it clear that
there will be some surprises during the special parliamentary session. There will be things which will be discussed which are not mentioned in the listings that have gone out, and that has obviously irked all the complete opposition here in the Indian government. Now, all of the business listed so far could have waited the upcoming winter session expected by the year end. Now, this is the argument which is coming from the opposition camp. The Congress party, on its part, will be pushing for discussion on burning issues like the Adani fiasco, Manipur violence in the special session. It will also push the government to bring in the women reservation bill in the Lok Sabha. So there is expected pressure to come in from the opposition, and